हेलो गाइज, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो नंबर सेकंड लास्ट, यानी इसके बाद एक वीडियो और रहती है। इसमें हम नीट के क्वेश्चंस करते हैं, तो ये एक तरह से सेकंड लास्ट वीडियो है। तो इसमें हम एनसीईआरटी पूरी ख़त्म कर देंगे आज। और इसमें जो रहता है अब हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन, उसमें फ्यूल सेल है। तो अभी स्टार्ट करने वाले हम फ्यूल सेल, और किस तरह से जो फ्यूल सेल है उसे हम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले है H2O2 फ्यूल सेल। ये स्पेस प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है, और जो रॉकेट फ्यूल जो आपने सुना होगा, उसमें जो फ्यूल डाल के ले जाते हैं वो हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूल सेल की जो रिएक्शन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये क्यों बाकी सेल से ज़्यादा अच्छा माना जाता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, तो क्यों इसकी इतनी तारीफ़ें हैं, तो देखते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्यूल सेल से। सबसे पहले डिफाइन फ्यूल सेल एंड राइट द टू एडवांटेज। ये जो क्वेश्चन, मैं एक कॉमन क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है एग्जाम में। तो क्वेश्चन है डिफाइन फ्यूल सेल एंड राइट टू एडवांटेज। डिफाइन फ्यूल सेल और इसकी दो एडवांटेज क्या है, टू एडवांटेज। तो सबसे पहले अगर मैं इसे करूँ डिफाइन, तो फ्यूल सेल वो सेल है जो दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट एनर्जी ऑफ फ्यूल लाइक मीथेन डायरेक्टली इनटू मैकेनिकल एनर्जी लाइक आर कॉल्ड फ्यूल सेल। ठीक है ना। तो इसकी जो डेफिनेशन है एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। डिफाइन फ्यूल सेल एंड राइट टू एडवांटेज। ये भी एक तरह का गैल्वेनिक सेल है दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट एनर्जी ऑफ फ्यूल लाइक मीथेन डायरेक्टली इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, आर कॉल्ड फ्यूल सेल। एडवांटेज की बात करें तो इसमें पॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि भाई जहाँ हाइड्रोजन आ जाए तो वहाँ एफिशिएंसी भी बढ़ती है और पॉल्यूशन तो गायब भी हो जाता है। यही वजह है कि एलपीजी में, सीएनजी में हमारी हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो एलपीजी में तो शायद आइसोब्यूटेन इस्तेमाल होती है। ठीक है ना, शायद नहीं, कंफर्म आइसोब्यूटेन इस्तेमाल होती है। और जो सीएनजी है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें आपका हाइड्रोजन कुछ परसेंटेज इस्तेमाल होता है। ठीक है। और सेकंड है हाई एफिशिएंसी का, मतलब थोड़ा सा इसकी जो किलो कैलोरीज है वो दूसरे के कंपैरिजन, दूसरे फ्यूल के कंपैरिजन में ज़्यादा एफिशिएंसी देती है। यानी आप इक्वल अमाउंट में अगर दोनों को ले लो तो ज़्यादा एफिशिएंसी आपको कहाँ से मिलेगी, हाइड्रोजन से ही मिलेगी। ठीक है। नेम द टू टाइप ऑफ सेल दैट आर यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो कौन से हैं? H2O2 फ्यूल सेल है। ठीक है, H2O2 फ्यूल सेल इसका पूरा नाम है। अच्छा, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व एट एनोड एंड कैथोड। इसकी जो रिएक्शन इन्वॉल्व है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, जितने भी सेल हो जाएं एंड तक, निकल कैडमियम सेल तक, सभी की जो रिएक्शन है आप छोड़ नहीं सकते इनको। तो अगर मैं बात करूँ इस पे एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, तो एनोड की जो रिएक्शन है वो इस तरीके से लिखेंगे हम, एट एनोड इज इक्वल टू, एनोड जैसे कि नाम ही बता रहा है, यहाँ आपका क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं, तो इसमें एनोड पे जो रिएक्शन होगी ये हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ वही 4OH नेगेटिव विल गिव यू 4H2O प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं कहूँ कैथोड, तो कैथोड की जो रिएक्शन है यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो O2 प्लस में 2H2O प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू क्या, 4OH नेगेटिव। तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन 4OH H2O, 2 से ये 2 कट गया तो 2H2O, और जो भी आपका रहता है वो है 2H2 प्लस में O2। सिंपल जो रिएक्शन इन्वॉल्व है ये आपको मिलती है। और जो पानी स्पेस प्रोग्रामिंग में जो एस्ट्रोनॉट हैं, इसी पानी को ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो कोरोजन इसके बाद अगला टॉपिक है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो कोरोजन है, इसमें कोरोजन में और रस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना, अगर दोनों सेम ही है तो फिर नाम क्यों अलग है। कोरोजन और रस्टिंग में क्या डिफरेंस होगा आपका। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, और इसमें जितने भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं सभी कर लेंगे हम। तो मैं आपको बता दूं, जो कोरोजन है वो इस्तेमाल करते हैं हम किसके लिए,
किसी भी मेटल्स के लिए कर सकते हैं आप। सिल्वर भी कोरोड होता है, कॉपर भी कोरोड होता है, ठीक है ना, आयरन भी कोरोड होता है। लेकिन अगर रस्टिंग का नाम लिया जाए तो रस्टिंग सिर्फ किसके लिए होती है, आयरन के लिए ही, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसमें। तो कोरोजन के अंदर जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखो जैसे मान लो आयरन की बात करें तो आयरन अगर अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे एट एनोड, दोबारा लिख देता हूँ मैं, एट एनोड, और एनोड पे आयरन जो है वो अब अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, इस तरह से 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, ठीक है। तो ये मान लो आपका जो आयरन है अब ये खराब होना शुरू हो गया, लगातार वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो वो एक परफेक्ट आयरन की शेप में नहीं है, वो एक तरह से झड़ रहा है। और आपने देखा होगा जब लंबे समय तक कोई लोहे की चीज़ आप छत पे रखते हो तो वो थोड़े दिनों के बाद मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में बिल्कुल कोरोड हो जाती है, ठीक है। तो जो दूसरी रिएक्शन जो आपकी कैथोड पे होती है कोरोजन के केस में, वो कौन सी है, वहाँ पर O2, देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और मॉइस्चर भी होता है इसमें, तो 4H पॉजिटिव और 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ये 2H2O आपको दिखाना है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैंसिल होने के बाद और कुछ कैंसिल नहीं है, तो 2Fe, अगर ये ऑक्सीजन और पानी में से ये इस तरीके से H पॉजिटिव ले ले तो ये यहाँ पर 2Fe 2 पॉजिटिव प्लस में 2H2O, तो ये ओवरऑल रिएक्शन दिखा रही है कि किस तरह से ये जो आयरन है वो कोरोड होता है, ठीक है ना। तो ये 2 रिएक्शन देखो, ये फ्यूल सेल की रिएक्शन भी अभी देखना, मैं कितनी बार एग्जाम में आई हुई है फ्यूल सेल की रिएक्शन, और ये आपकी जो कोरोजन की रिएक्शन ये भी एग्जाम में बहुत बार आई है। तो कोरोजन असल में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इन कोरोजन ए मेटल इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडाइज बाई द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ऑक्साइड, ठीक है ना। तो कोरोजन ऑफ आयरन जिसे रस्टिंग कहेंगे अकरेंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर, इसकी प्रेजेंस में होता है ये, वाटर और एयर की प्रेजेंस में। तो यहाँ तक करने के बाद एक निकल कैडमियम सेल है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन है स्पेशल, मैं आपको दिखाऊंगा उस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि व्हाट इज निकल कैडमियम सेल, स्टेट 1 मेरिट एंड 1 डीमेरिट ओवर, ये और नहीं है ओवर है, कि लेड स्टोरेज बैटरी से भी ज़्यादातर इस्तेमाल क्यों करते हैं निकल कैडमियम को, ठीक है ना। तो लेड हालांकि थोड़ा महंगा होता है निकल कैडमियम सेल, लेड स्टोरेज बैटरी से भी महंगा होता है, लेकिन इसकी लॉन्ग लाइफ होती है। तो निकल कैडमियम सेल क्या होता है, तो देखो एक बार ध्यान से, निकल कैडमियम सेल भी एक सेकेंडरी बैटरी है विच कंसिस्ट ऑफ कैडमियम एनोड एंड निकल हाइड्रोक्साइड एज कैथोड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, इन तीनों का ही खेल है। अगर एनोड है, कैथोड और सेल के अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कॉपर सल्फेट याद करो, जैसे जिंक सल्फेट याद करो, डालते थे इलेक्ट्रोलाइट, तो ये आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है ऐसा करने पर। तो सेकेंडरी बैटरी है ये भी। मेरिट क्या है इसकी, इसकी खास बात क्या है, इट हैज़ लॉन्गर लाइफ, मैंने बताया ना लॉन्ग लाइफ होती है देन लेड स्टोरेज बैटरी। डीमेरिट क्या है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, ये महंगी होती है देन लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है ना। तो हालांकि इसकी लाइफ ज़्यादा है लेकिन ये थोड़ी महंगी होती है उसके कंपैरिजन में। तो ये एक क्वेश्चन था लेड स्टोरेज बैटरी का। एंड द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड ऑफ निकल कैडमियम सेल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार ये रिएक्शन जो लिख रहा हूँ, बहुत से इरिटेट भी हो रहे होंगे इसको देख के कि यार ये रिएक्शन इसकी भी याद करनी पड़ेगी, इसकी भी याद करनी पड़ेगी। देखो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, रैंक 1 पे जो है ना वो तो लेड स्टोरेज बैटरी है, और रैंक 2 पे जो है ना वो अदर रिएक्शन है। मतलब रैंक 1 पे तो लेड स्टोरेज है, बाकी जितनी भी हम पढ़ेंगे निकल कैडमियम मर्करी सेल, ड्राई सेल, फ्यूल सेल, कोरोजन, ये जितने भी 5 बच गई आपकी, ये रैंक 2 पे है, और रैंक 1 पे तो लेड स्टोरेज बैटरी है, ठीक है। तो निकल कैडमियम सेल की भी मैं रिएक्शन और लिख देता हूँ ताकि आपका मूड थोड़ा सा और ख़राब हो जाए। निकल कैडमियम सेल, ठीक है, ये सेल है, इसके अंदर क्या डला होता है आप चेंज तो कर नहीं सकते, इसके अंदर जो भी डला है वो साइंटिस्ट ने बहुत दिमाग लगा के इन चीज़ों को बनाया है। तो ये उनकी खोज है और आपको उनकी खोज को सिर्फ याद करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एट एनोड की बात करें निकल के अंदर, जैसे कि अभी बताया कैडमियम यहाँ पर एनोड पे होता है, तो 2OH नेगेटिव विल गिव यू
CDO प्लस में H2O प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। जिन बच्चों ने इन पे ध्यान दे दिया होगा ना अब तक, तो उनके लिए ये याद करने का जो दर्द है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। OH की जो रिएक्शन हर बार वही हो रहा है, देखो 2OH नेगेटिव, एक मिनट, 2OH नेगेटिव विल गिव यू, देखो H2O प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4OH नेगेटिव विल गिव यू 2H2 प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन। ये आपकी 6 तरह के सेल हैं, उनमें से आपके 3 तरह में ये इस्तेमाल हो रहा है बार बार, OH नेगेटिव और H2 का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको इनको याद करने में। और इसी के अगर मैं एनोड के बाद कैथोड पे इसे अगर मैं लिखता हूँ एट कैथोड, कैथोड जो कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो कैथोड पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, निकल हाइड्रोक्साइड, उसने बोल ही दिया कि निकल हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका कैथोड पे होता है। तो निकल हाइड्रोक्साइड इस तरीके से प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू निकल OH ट्वाइस, और यहाँ पर आ गया आपका क्या 2OH नेगेटिव, ठीक है। ये OH यहाँ आ गया कुल मिला के, तो ये 2 है यहाँ पे, और इस तरीके से हम ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिख देंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे निकल कैडमियम सेल की, तो इन्होंने तो ओवरऑल रिएक्शन दे रखी है निकल कैडमियम सेल की, वो रिएक्शन दे ही नहीं है इंडिविजुअल। तो एनसीईआरटी में सिर्फ ओवरऑल रिएक्शन आपको दिख रही है ये, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो 2OH 2OH 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट एंड यू हैव ओवरऑल रिएक्शन, जो कि बुक में भी है, CD प्लस में 2 निकल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, विल गिव यू CDO प्लस में निकल हाइड्रोक्साइड और H2O, ठीक है। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन आ गई, ठीक है। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन जो इसकी निकल कैडमियम सेल की है। तो ऐसी ऐसी 6 रिएक्शन होगी, मैं आपको एक करके नाम बोल देता हूँ 6 का। नंबर पर 1 पे था ड्राई सेल, फिर मरकरी सेल, फिर आता है लेड स्टोरेज बैटरी, फिर आता है आपका जो आज हमने किया था कौन सा फ्यूल सेल, फिर आता है कोरोजन, और लास्ट में आता है कौन सा निकल कैडमियम सेल। तो ये 6 सेल है, उसमें से लेड स्टोरेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो रिएक्शन है आपको कैसे भी करके याद करनी ही होगी, ठीक है ना। याद करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो आप ऐसे सेक्शन बनाओ माइंड में या फिर बुक में कि एग्जामिनेशन से, मान लो परसों आपका एग्ज़ाम है, तो एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले सभी याद करने वाली चीज़ों को आप रिवाइज करके वहाँ आप लिख सकते हो, ठीक है ना, सिर्फ याद करने वाली चीज़ें। तो ये लर्निंग थी। जो न्यूमेरिकल सेक्शन है भाई वो तो समझने वाले होते हैं, या फिर जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं वो भी समझने वाले होते हैं, ठीक है। तो याद करने वाली चीज़ों को एक दिन पहले ही आप याद करके एग्जाम में कॉपी पेस्ट कर दो बस। तो ये जो निकल कैडमियम सेल था ये भी ख़त्म। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। फिर एक बार हम MTG के क्वेश्चन भी देखेंगे। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट का जो जंग का फार्मूला होता है वो Fe2O3.XS2 हो गया। गैल्वनाइजेशन किसे कहते हैं, एक बार मैं NCERT में आपको बता दूं कि यहाँ तक जो ये H2O2 फ्यूल सेल है, कोरोजन है, ये भी ख़त्म हो गया आपका, और लेड स्टोरेज बैटरी भी हो गया। हाँ, कोरोजन वाला जो केस है वो देखते हैं। देखो कोरोजन के अंदर भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो दबे हुए हैं, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ जो आयरन है, जैसे इन्होंने बताया है यहाँ से लेके यहाँ तक, द रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग, देखो जिस तरह से आयरन पे रस्टिंग होती है तो सिल्वर पे टार्निशिंग होती है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर एंड ब्रोंज are some of the example of corrosion. It caused enormous damage to building, bridge, ship and to all the object of metals, especially that of iron. We lost crore of rupee every year on account of corrosion. इनको ठीक करने में हम इतना पैसा लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो एनोड कैथोड पे रिएक्शन है, अब यहाँ से प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन का जो ये छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, इसमें बहुत कुछ दबा हुआ है, ठीक है ना। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन
कि हम आयरन को कैसे बचाएं, बाकी अदर मेटल्स को कैसे बचाएं। तो कई तरीके हैं, एक बार मैं पढ़ देता हूं इसको। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। इट नॉट ओनली सेव मनी बट ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट सच एज ब्रिज कोलैप्स हो गया और फेलियर ऑफ ए की कॉम्पोनेंट ड्यू टू कोरोजन। One of the simplest method of preventing corrosion is to prevent the surface of metallic object to come in contact with atmosphere, यानी लिंक ही खत्म कर दो। आयरन है उसके ऊपर पेंट कर दो, पेंट कर दोगे तो बाहर का जो मॉइस्चर है वो आयरन से कभी कांटेक्ट में आ ही नहीं पाएगा, तो लंबे समय तक आयरन जो है प्रिजर्व रहेगा। ओके, this can be done by covering the surface with paint or some other chemical like bisphenol. Another simple method is to cover the surface by other metal, यानी आपकी जो आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरी मेटल की पॉलिश कर दी, कौन सी, टिन, जिंक एटसेट्रा, दैट आर इनर्ट एंड रिएक्ट टू सेव द ऑब्जेक्ट। एन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज टू प्रोवाइड सैक्रिफिशियल मेथड। अगर आप सैक्रिफिशियल मेथड समझ गए तो आप गैल्वनाइजेशन भी समझ गए, जो कि इन्होंने दिखा रखा है कि जिंक, आपने सुना तो बहुत होगा गैल्वनाइजेशन के बारे में, लेकिन आज अच्छी तरह से समझ पाओगे कैसे होती है गैल्वनाइजेशन। जैसे मान लो आपके पास एक कंपोनेंट है, ये कोई एक ऐसा कंपोनेंट है, ये आयरन का बना हुआ है, कढ़ाई है टाइप का, तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर एक कोटिंग करवा दोगे, कैसी, गैल्वनाइजेशन की। यहाँ भी कोटिंग होगी गैल्वनाइजेशन की और यहाँ भी कोटिंग होगी गैल्वनाइजेशन की। इससे क्या होगा, आपकी जो ये कढ़ाई है ये क्या, सेफ रहेगी लंबे समय तक। ऐसे कैसे सेफ रहेगी लंबे समय तक, क्या लॉजिक क्या है। तो आज मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उसे हम कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना, और उसे सैक्रिफिशियल मेथड भी बोलते हैं, कि उसमें कोई एक सैक्रिफाइस करता है, ठीक है। तो क्या होता है कैथोडिक प्रोटेक्शन, देखो एक बार ध्यान से। आपने ये चीज़ रियलाइज़ की होगी कि हमेशा एनोड और कैथोड जब हम कहाँ पढ़ते थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ते थे, तो एक जो हमारी रॉड होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही पढ़ा था और हमने, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मुझे बोलना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो हमारी एक रॉड है वो गल जाती है, ठीक है ना, और एक रॉड जो है वो क्या हो जाती है, वो गलती नहीं, वो थिक हो जाती है, यानी वो इस तरीके से थिक हो जाती है, और एक लगातार गल जाती है, ठीक है। ये हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ा था, आपको याद होगा अच्छी तरह से। अब देखना ज़रा ध्यान से, जो रॉड गलती है वो एनोड होती है और जो रॉड थिक होती है वो कैथोड होती है। कैथोड का मतलब है यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और लगातार यहाँ इस तरीके से ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता रहता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, मान लो लोहे के पाइप जो यहाँ दबा रखे हैं, ये इस तरीके से पाइप दबा रखे हैं, ठीक है, और पानी ले जाना है आपको कहाँ, दिल्ली से चंडीगढ़ ले जाना है पानी, और ये पाइप ऐसे दबा रखे हैं, तो पानी को की जो प्योर वाटर की सप्लाई है इस तरीके से दिल्ली टू चंडीगढ़, ठीक है। अब ये लोहे के पाइप हैं और ज़मीन के अंदर दबे हुए हैं, इसके ऊपर ये ज़मीन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ दबे हुए हैं। अब लोहे के पाइप को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, लोहे यानी आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को इसके साथ लिंक कर, देखो ज़मीन के अंदर दबे हुए हैं तो मिनरल्स भी होते हैं ज़मीन में, वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके ये जो पाइप हैं वो ख़राब होते रहेंगे, झड़ते रहेंगे, और थोड़े दिनों बाद तो बिल्कुल ही गल जाएंगे। तो उन्हें बचाने के लिए क्या करते हैं, 1-1 किलोमीटर के दायरे पर पाइप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर देते हैं, एक मेटल को जो कि इससे ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। कैसे पता लगेगा अभी कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, हमने पढ़ा था क्या, कल्लू ने कार मांगी, ऑल्टो जैन फरारी, पापा बोला क्यों आज और पिटेगा। तो यहाँ अगर आप देखो तो इस एरो के ऊपर आपके सारे रिएक्टिव हैं, तो बताओ, ये मैंने मैग्नीशियम ले रखा है, तो ये मैग्नीशियम है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, आयरन है। इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। इनमें से जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, मैग्नीशियम, ठीक है ना।
अगर आप इनकी ई नोट वैल्यू भी देखते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो यहाँ जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादा नेगेटिव है, यानी जो ज़्यादा ई नोट वैल्यू नेगेटिव होती है वही रिड्यूसिंग होता है। याद करो, इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा नेगेटिव है, ज़्यादा नेगेटिव है, वही क्या होता है, रिड्यूसिंग। और रिड्यूसिंग जो होता है उसी पे क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडेशन होता है वही क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो यहाँ मैग्नीशियम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो गेन कौन करेगा इलेक्ट्रॉन, आयरन। और जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो क्या लगातार खराब होता जाता है, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा था किसके बारे में, आयरन के बारे में। रस्टिंग होती है आयरन में, कोरोजन होता है, तो आयरन लगातार लॉस करता है मॉइस्चर की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, तो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो बेचारा झड़ता रहता है, खराब हो जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जैसे कैथोड हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन। यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते करते यहाँ जाते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये देखो इसकी थिकनेस बढ़ती है। और कहीं ना कहीं थिकनेस ना भी बढ़ी तो, थिकनेस नहीं भी बढ़ी तो ये जो पूरा आयरन जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है ना, हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉन जो इसकी लो से जहाँ से भी वो झड़ेगा वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन आके उसको फिक्स कर देंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला कॉन्सेप्ट भी है। तो अगर आप देखो इस पूरी कहानी में मैग्नीशियम जो कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल था वो बेचारा झड़ गया, और जो आयरन है जो कि कम रिएक्टिव मेटल था उसको वो प्रोटेक्ट, इसने जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस किए वो किसके पास गए, आयरन के पास गए, और वो आयरन जहाँ से भी खराब था वहाँ पर वो फिक्स हो गया अच्छी तरह से। ठीक है ना, तो फिलहाल किसने सेक्रीफाइस किया, आंसर सेक्रीफाइस किया मैग्नीशियम ने। इसीलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, सैक्रिफिशियल मेथड। यहां पर मैग्नीशियम ने सेक्रीफाइस कर दिया, किसको बचाने के लिए, आयरन को बचाने के लिए। जैसे टाइटैनिक में जैक ने सेक्रीफाइस किया था रोज को बचाने के लिए। तो ये सेक्रीफिशियल मेथड है। ठीक है, और इसी को ही क्या कहते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन, क्योंकि यहाँ कैथोड गेन कर रहा है, कौन कर रहा है, आयरन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसीलिए इस आयरन को हम कैथोड बोलेंगे, इसलिए इसका दूसरा नाम भी बिल्कुल क्या है, कैथोडिक प्रोटेक्शन। इसे हम कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, दो नाम है इसके। तो ये खास क्वेश्चन है, और कई बार देखना भी आने वाला, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन उठाओगे इसके आना शुरू हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई इससे आगे की स्टोरी को। आगे की स्टोरी में क्या है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। चलो अब यहां तक आगे तो हम गैल्वेनाइजेशन भी क्लियर कर लेते हैं। ये देखो जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने ये कढ़ाई बनाई थी, ये देखो कढ़ाई। अब मान लो ये कढ़ाई आयरन की है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो क्या है, इसके ऊपर जो लगा हुआ है इस कलर में ये आपका जिंक है। और आपने अभी भी क्या देखा, जिंक को इस्तेमाल करते हैं, ये देखो जिंक को इस्तेमाल करते हैं गैल्वेनाइजेशन करने के लिए। ठीक है ना, तो जिंक लगा दिया। चलो अपनी सीरीज देख लेते हैं एक बार, हमारी सीरीज में जिंक और आयरन कहाँ पे है। तो अगर हमने ये देखा तो आयरन ये रहा और जिंक उससे जस्ट ऊपर है, यानी जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। यानी इन दोनों में भी आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए जिंक अपनी जान देता रहेगा लगातार। सोचो, अगर मान लो ये आयरन को कुछ हो सकता है, कभी भी नहीं होता, वो तो लगातार जिंक उसको क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन, उसको खराब भी नहीं होने दे रहा बिल्कुल। ठीक है ना, उसको लगातार इलेक्ट्रॉन देगा। एक क्वेश्चन आता है कि एक पाइप है, ये एक पाइप है, ये आयरन का बना हुआ है और इसके ऊपर ये कोटिंग कर रखी है जिंक की। लेकिन हुआ ये कुछ कि यहाँ से ये कोटिंग टूट गई। ठीक है, यहाँ से कोटिंग टूट गई, तो क्या ये यहाँ का जो एरिया है आयरन का वो खराब हो जाएगा? आंसर है नो, क्योंकि यहाँ अब ये किसका काम कर रहा है, सैक्रिफिशियल मेथड। यार वो 1 किलोमीटर पे मैग्नीशियम लगा रही थी, ये तो थोड़ा सा ही टूटा है, कैसे खराब हो जाएगा? ये लगातार इसको इलेक्ट्रॉन लॉस करता रहेगा और ये आयरन जो है वो लगातार इलेक्ट्रॉन गेन करता रहेगा। तो कहीं से भी इसको इलेक्ट्रॉन लॉस, अगर मान लो 1-2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर भी दिए तो 2 मिनट लगेंगी, जिंक दोबारा से इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और आयरन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ सैक्रिफिशियल मेथड काम करता है। ठीक है, तो अब एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक
ओवर द आयरन या ओवर द मेटल इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज कैथोडिक प्रोटेक्शन, नेम द एलिमेंट यूज्ड फॉर दिस पर्पज। तो आंसर है कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या होता है। देखो, ए प्रोसेस इन विच ए मेटल इज कनेक्टेड विद मोर रिएक्टिव मेटल, आपको अच्छी तरह पता लग रहा है क्या हो रहा है, विच एक्ट एज एनोड एंड मेटल टू बी प्रोटेक्टेड, यहाँ बात हो रही है आयरन की, एक्ट एज कैथोड, इट इज कॉल्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल, टू एलिमेंट यूज आर मैग्नीशियम जिंक कैन बी यूज अगेंस्ट आयरन, के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है, आयरन डज नॉट रस्ट, ठीक है, आयरन रस्ट नहीं होता, इवन जिंक कोटिंग इज ब्रोकन, ये देखो जिंक कोटिंग टूट गई फिर भी आयरन रस्ट नहीं होता। इन ए गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, व्हाई, सेम वही आंसर, कैथोडिक प्रोटेक्शन। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो जिंक कोटिंग एक्ट एज एनोड एंड आयरन एक्ट एज कैथोड। If zinc coating is broken, zinc will undergo corrosion and protect it from iron, again cathodic protection, जो भी समझाया था। अच्छा, एल्कलाइन मीडियम इनहिबिट रस्टिंग ऑफ आयरन, एल्कलाइन मीडियम में रस्टिंग नहीं होता, क्यों, कमाल की बात है। आंसर है बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिवेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन, आने ही नहीं देगा H पॉजिटिव आयन को। देखो रस्टिंग के लिए किसकी ज़रूरत होती है, अभी निकालता हूँ मैं वही रिएक्शन जो अभी हमने पढ़ी थी, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये देखो, ये रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, H पॉजिटिव की ज़रूरत होती है। अगर मीडियम एल्कलाइन कर दोगे तो ये मीडियम एल्कलाइन क्या कर देगा, H पॉजिटिव को, क्योंकि एल्कलाइन क्या होता है, OH नेगेटिव होता है, तो इसको क्या न्यूट्रलाइज कर देगा, रिएक्शन आगे जाएगी नहीं, आयरन खराब ही नहीं होगा। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि उस एल्कलाइन मीडियम में रस्टिंग नहीं हो पाती। ठीक है, तो आगे चलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज क्विकर इन सैलाइन वाटर, हाँ इसमें तेज से होती है, देन इन ऑर्डिनरी वाटर। क्यों भाई, क्योंकि सैलाइन वाटर में इलेक्ट्रोलाइट भी आ जाते हैं और कंडक्टेंस बढ़ती है। द प्रेजेंस ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन इंक्रीज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल सरफेस, दिस इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन जल्दी तेजी से, एंड हैंस दैट ऑफ रस्ट, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका खत्म। और देख लेते हैं कितने कितने क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं। अच्छा, ये अब हम ओके, तो जो क्वेश्चन है अब इस पे आ जाते हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखो भाई, ये क्वेश्चन सारे के सारे फ्यूल सेल पे है, वही रिपीट होते रहेंगे। टाइप ऑफ फ्यूल, नेम द टाइप ऑफ फ्यूल सेल यूज्ड इन अपोलिसिस प्रोग्राम H2O2। ठीक है, फ्यूल सेल किसे कहते हैं, दो एडवांटेज फ्यूल सेल किसे कहते हैं, इसकी वर्किंग बताओ, यानी इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड पे रिएक्शन बताओ। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल सेल, राइट द कैथोड एनोड रिएक्शन, ये तो आते रहेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन अभी हमें डिस्कस करना है। डिस्कस क्या करना है भाई, दिमाग लगा लेना अच्छी तरह से, ठीक है ना, क्योंकि मेरे दिमाग में तो कहानी बहुत साफ है, आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्या कह रहा है, यूजिंग ई नोट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये ई नोट वैल्यू ए और बी की दे रखी है। कह रहा है बताओ विच इज़ बेटर कोटिंग, आप किसकी कोटिंग करवाओगे इस आयरन को बचाने के लिए, ऑन द सरफेस ऑफ आयरन टू प्रिवेंट कोरोजन, को रोकने के लिए, और क्यों, बताओ भाई। आयरन को कैसे बचाया जा सकता है, अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो, ये तो ना कि आयरन खुद ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो बचा लेंगे, नहीं। इन दोनों में से कौन ऐसा है जो आयरन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, तो इसको आयरन को इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन देगा। अब ऐसे तुम सोचोगे ना, बैठोगे और दिमाग में दर्द हो जाएगा, 15 मिनट तक कई लॉजिक लगा लोगे, कई तरीके लगाओगे, और मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आंसर है ई नोट वैल्यू -2.37। इन दोनों में से ज़्यादा नेगेटिव ये है आपकी, ठीक है ना, ज़्यादा नेगेटिव। अब आप कहोगे ये तो चलो ठीक है आपने बता दिया, लॉजिक भी तो होना चाहिए, तो देखो एक बार लॉजिक। यार सिंपल सी बात है कि ई नोट वैल्यू खुद की जो आयरन की दे रखी है इन्होंने, वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है -0.44 वोल्ट, और ई नोट वैल्यू जो ए की है, एक तो लिखने भी तो सारे पढ़ रहे हैं, इज इक्वल टू -2.37 वोल्ट, और दूसरी ई नोट वैल्यू जो बी की है वो है आपकी कितनी, 0.14 वोल्ट, ठीक है ना, प्लस।
वो कह रहा है कि इसको कौन बचा लेगा इन दोनों में से। तो मैंने क्या बताया अभी भाई, इसको ये बचाएगा, ये बचा लेगा। इसको क्यों बचाएगा? मैंने तो सिर्फ इतना देख लिया, ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू को ही बोलते हैं क्या? रिड्यूसिंग। याद है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू को ही क्या कहते हैं? ज़्यादा इनोट वैल्यू को ही, ज़्यादा नेगेटिव इनोट वैल्यू को ही क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग। और रिड्यूसिंग ही तो क्या करता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होता क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के कंपैरिजन में देखो, अगर इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ये करेगा, ये मैग्नीशियम की तरह काम करेगा, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयरन। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे किसके पास जाएंगे? आयरन के पास जाएंगे। इसीलिए आयरन को प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा, कोरोड होने से प्रिवेंट कर लिया जाएगा। तो सीधा सीधा सा आंसर था जो मैंने आपको बताया। अब बात आती है कि भाई ये क्यों नहीं हुआ? यार सिंपल सी बात है, कितना इससे, तो इसको इससे कनेक्ट करके देखो, ये ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, ये ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो इन दोनों में से तो ज़्यादा नेगेटिव ये था तो रिड्यूसिंग। अब इन दोनों में ज़्यादा पॉजिटिव ये हो गया तो ये ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है ये हो गया रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है ये करेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इसने कर लिए, इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया तो ये आयरन को ही खा जाएगा, इसी से इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा। ये और भी खराब था, और भी खराब हो जाएगा। ठीक है ना? तो करेक्ट आंसर आपका ये था। लॉजिक वही है, ये लॉजिक बहुत कमाल के हैं। अभी ये पी ब्लॉक में भी बहुत आएंगे आपके। ठीक है, अब रही बात आंसर कैसे लिखें, तो इसके सभी आंसर आपके पास मैंने सेंड कर दिए हैं, उसमें देख लेना 108 का आंसर क्या है तो अच्छी तरीके से। हालांकि और भी कई बुक में मिल जाएगा ये, बट जो क्लैरिफिकेशन है वो आपको यहीं मिलेगी। ठीक है, और देखो व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन किसे कहते हैं? ठीक है, डेफिनेशन है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, राइट, रिएक्शन इन्वॉल्व। रिएक्शन तो आनी ही थी, कोरोजन की रिएक्शन निकलनी है, एनोड कैथोड, बार बार वही। तो कोरोजन क्या होता है, डेफिनेशन कर चुके हैं, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसकी जो थ्योरी को जो इन्होंने कहा है कि एक्सप्लेन करो, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन को एक बार देख लेते हैं। ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन है 109। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग ऑफ इम्प्योर आयरन सरफेस बिहेव लाइक स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। इन दिस एनी पॉइंट ऑफ आयरन एक्ट एज एनोड एंड अदर आयरन एक्ट एज कैथोड। ठीक है ना? मॉइस्चर जो है डिजोल्विंग हैविंग डिजोल्व CO2 एंड O2 एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। तो रिएक्शन क्या होगी? एनोड पे लॉस, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? और ओवरऑल रिएक्शन आपकी ये होगी, वही जो बुक में दे रखी है। ओके, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ ये क्वेश्चन थे जो रह गए थे, इनको भी यहीं खत्म कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? फॉलोइंग रिएक्शन दैट अकर एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर। आपने याद होगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है? दो रिएक्शन दे दी आपकी, कॉपर पे दे दी ई नोट वैल्यू, एच पे दे दी ई नोट वैल्यू। ओके, और वो ई नोट वैल्यू दे के क्या पूछ रहा है कि बताओ ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू विच रिएक्शन इज फिजिबल एट कैथोड एंड वाई। यानी याद होगा आपको, मैंने दो तरीके बताए थे ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में पता करने पर कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन। देखो दो प्रेफर होती हैं, उनमें से एक प्रेफर कर सकते हैं हम, किसी एक को ही लिख पाएंगे कहाँ पे? कैथोड पे। यहाँ पर दो आपको दिखा दी। अब वो कह रहा है बताओ इनमें से कॉपर जाके डिस्चार्ज होगा या फिर H पॉजिटिव जाके डिस्चार्ज होगा कहाँ पे? कैथोड पे। ठीक है, तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे, याद होगा। एक तरीका जो था वो ये था कि आप लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल से चीज़ को पता कर लो। कैसा? एक तरीका क्या था? लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल। और इसकी जो पूरी की पूरी जो एक सीरीज है वो भी आपके पास सेंड करी थी मैंने, उसमें मतलब लास्ट क्लास में देखी थी। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भाई अगर भूल गए तो बता दूं, कैथोड पे कैसे पता करते हैं? कैथोड पे पता करते हैं हायर ई नोट वैल्यू, और एनोड पे कैसे पता करते हैं? लोअर ई नोट वैल्यू जो जाके डिस्चार्ज होने वाली है।
देखो ये तो आपको पता ही है, सारे क्वेश्चन किए हैं, ये भी अगर आपको पता हो गया फिर तो आपके ये बचे कुचे क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे। क्या चेक करते हैं, कैथोड हायर ई नोट वैल्यू, भाई ये देख लो कैथोड है, अब दोनों में से हायर ई नोट वैल्यू किसकी है, कॉपर की, आपका आंसर आपके सामने है, कॉपर आपका आंसर हो गया, सिंपल सिंपल, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं एक बार, ये देखो ये है क्वेश्चन, द स्पीसीज that get reduced at cathode is the one which have higher value of standard reduction potential, hence reaction कौन सी होगी, कॉपर पे, कैथोड पे कॉपर, खेल खत्म। बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ, यही दो रूल हैं बस। अच्छा अब वो क्या करेंगे, अब वो और कितने हाथ पैर मार सकते हैं बच्चों को परेशान करने के लिए, ये देखो ऐसे हाथ पैर मार सकते हैं, देखते हैं अब आप बच के निकल पाओगे आराम से या नहीं। On the basis of E naught value, oxygen gas should be liberated at anode, but Cl2 gas, which is liberated in electrolysis of aqueous NaCl, लेटेस्ट क्वेश्चन 2018 का, 2019 के भी मैं जो क्वेश्चन है वो भी शेयर कर लूँगा आपके साथ। तो ये कह रहा है कि एक्वस NaCl जो कि एक एक्सेप्शन केस था, यू नो वेरी वेल, उसमें कह रहा है कि एनोड पे तो यार O2 को जाना चाहिए था बट गया Cl2, बताओ क्यों, एक वर्ड है बस। 160 बच्चे एक क्लास, 160-70 एक क्लास देख रहे हैं, और उनमें से जिनके दिमाग में जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके दिमाग में अगर वो वर्ड आ गया तो कॉन्ग्रेचुलेसन, और वो वर्ड है ओवर पोटेंशियल या फिर ओवर वोल्टेज, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल है, ये एक्वस NaCl का वही केस है जहाँ पर ऑक्सीजन को डिस्चार्ज होना चाहिए था लेकिन Cl2 डिस्चार्ज होता है वहाँ पे, और जबकि दोनों केस में लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल भी इस बात को कहती है कि OH को होना चाहिए लेकिन होता है Cl है, ये बात भी, ये वाली वैल्यू भी वो इसी बात को कहती है, OH को होना चाहिए डिस्चार्ज लेकिन होता Cl है, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज। जिनको नहीं पता तो इसको बात का पता कर लो भाई जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मैं आपके सामने वही क्वेश्चन ला रहा हूँ जो आए हुए हैं। एक और क्वेश्चन चेक करते हैं, ये भी वही है, एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl गिव H2, ठीक है, एट कैथोड और Cl2 एट एनोड, और ओवरऑल भी लिखनी है, ई नोट वैल्यू इसकी दोनों की दे रखी है, यानी पूरा का पूरा सेटअप ये वही दे दिया जो आपकी NCERT में हमने लास्ट क्लास में देखा था, यानी उन्होंने आपको बताना है एट एनोड एट कैथोड, पूरा का पूरा सेटअप दे रखा है इन्होंने पूरा। तो देखते हैं किस तरीके से, ये देखो पूरा आंसर कैसा है, द फॉलोइंग रिएक्शन पॉसिबल एट कैथोड कौन सी होनी चाहिए, आपको पता है पॉजिटिव में से कोई एक लेंगे, पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको याद होगा H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 था, लेकिन पानी जो है उसके साथ ओवरऑल रिएक्शन दिखाते हैं वो कि H2 कैसे टूटता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ओवरऑल रिएक्शन जो है उन दोनों की वो ये है, ठीक है। तो इसकी नोट वैल्यू है, इसकी नोट वैल्यू, जिसकी ज़्यादा क्योंकि ये कैथोड है, हायर देख लो, हायर कौन सी है, ये है, तो H2 होगा आंसर। तो करेक्ट आंसर देखो ये रहा हायर वैल्यू, तो कैथोड पर H2 लिबरेट होगी, ये वाली। ओके, अगर बात करें एनोड की तो इन दोनों में से चॉइस होगी, इन दोनों में चॉइस अगर ई नोट के भी हाफ से देखें तो क्या होगा भाई, जिसकी लोअर वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू लोअर है, H2 होना चाहिए, OH डिस्चार्ज होना चाहिए, लेकिन हो कौन सा रहा है, Cl, ओवर पोटेंशियल। कहाँ है ओवर पोटेंशियल, ये रहा ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल, ठीक है ना। अगर आपको ये आसान लग रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन, फिर तो इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा था ही नहीं, जो मेन फोकसी चीज़ थी वो यही थी, ठीक है।